जैसा कि आपको ये टैग मिला है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का, बहुत सारे लोग आपको इसी से जानते हैं। अब कौन क्या बोलता है इसका हम लोग संज्ञान नहीं लेते। डीके शाही अगर पुलिस विभाग में नहीं होते, अगर नहीं होते तो फिर वो कहाँ होते, किस फील्ड में होते वो? स्पोर्ट्स में तो मेरा बहुत आज भी मन बहुत लगता है। पहला एनकाउंटर आपका कब था? हम डरते नहीं हैं, अपराधियों से कतई नहीं डरते हैं। और पहला एनकाउंटर कब किया, इतने एनकाउंटर हुए कि हमको याद भी नहीं। कोई भी पार्टी अगर आपको ज्वाइन करने के लिए कहती है या मौका मिलता है कोई पार्टी ज्वाइन करने का, अच्छा पद भी मिलता है, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे और कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे अगर होता है तो? मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भविष्य में भी राजनीति नहीं करूंगा। अभी बिहार की बात करें, बिहार में भी धरना प्रदर्शन हो, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट का। पुलिस बहुत सख्ती बरत रही थी, बहुत सारे पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को बहुत मारा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार है कि स्थिति को नियंत्रण कर सके, अप्रिय वारदात न हो, खून खराब ना हो, आगजनी न हो, इसके लिए बल प्रयोग बिल्कुल जरूरी है। बीजेपी में बुलडोजर जो चलाया जाता है, बहुत सारे लोगों का घर गिरा दिया जाता है। अकबर नगर की बात करें तो कितने सारे लोग कहाँ कितने साल से वहाँ रह रहे थे, उन सबका घर तोड़ दिया गया। मान लीजिए वो सरकार की जमीन है, उनको वहाँ से हटाते तो उनको रहने के लिए फिर वो कहाँ जाएगी? क्यों फ्री कर दें? तो ये एक तरफ से यही लगता है ना कि सरकार जो कह रही है वो पुलिस कर रही है। मैं कह तो रहा हूँ, जो कानून कह रहा है वो पुलिस कर रही है। सबसे बड़ा अभी तक सबसे मुश्किल कौन से अपराधी को पकड़ना रहा है या उसका एक एनकाउंटर जंगल करना? पार्टी का डकैत था रुदल, जिसको कुशीनगर जटाहा में 2010 उसमें जिसका एनकाउंटर हुआ था। बहुत कठिन टास्क था। केस को सॉल्व करना तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है? जब भी हम अपने पॉडकास्ट में किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो हमारा एक ही मोटिव रहता है कि उस गेस्ट के माध्यम से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम जान सकें, उनकी बारे में जितनी भी जानकारी मिले वो जनता तक पहुंचा सकें, या जनता से जुड़े समस्याएं हैं या उनका निस्तारण करना हो उनके द्वारा कर सकें। तो इसी के लिए आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही के बारे में, जिनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर द मिलॉट शो में। सर, जैसा कि आपको ये टैग मिला है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का, बहुत सारे लोग आपको इसी से जानते हैं, डीके शाही बाद में आता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये आपके लिए अच्छा है? सुन के ऐसा मतलब अच्छा लगता है कि आपको एक नया अलग नाम मिल गया है? नहीं, इसमें अच्छा बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। अब कौन क्या कहता है इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस का जो काम है उसको बखूबी करते हैं, अपने कर्तव्य और फर्ज का निर्वहन करते हैं। अब कौन क्या बोलता है इसका हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। अच्छा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही की शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा स्टार्टिंग का फेज देखा जाए तो आपने जो यूनिवर्सिटी, आपने जो पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई भी बहुत हाई एजुकेशन हुई है, आपने एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप चाहते तो अच्छे खासे वकील बन सकते थे, पुलिस में कैसे आना हुआ? अब देखिए, जिसको जहाँ जाना होता है पढ़ाई करता, जहाँ सिलेक्शन हो जाता है वहाँ जाना पड़ता है। हम लोग पढ़ाई किए, ला के दरमियान हम लोग कंपटीशन देना शुरू किए, पुलिस में हम लोग भर्ती हो गए। और कोई ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि हम पुलिस में जाएंगे, किस में जाएंगे। अपना कंपटीशन देता है, जहाँ सिलेक्शन हो जाता है वहाँ चला जाता। मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके तब से आसान औरत मैं पुलिस में सेवा दे रहा हूँ अपनी। अच्छा, डीके शाही अगर पुलिस विभाग में नहीं होते, अगर नहीं होते तो फिर वो कहाँ होते, किस फील्ड में होते वो? अब ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तब नहीं, जैसे होता है नहीं, सबका एक पसंद होता है कि अपना करियर होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। आपने जैसे बोला कि कंपटीशन क्लियर किया, पुलिस में हुआ तो हो गया। तो अगर यहाँ नहीं होता तो आप क्या था, आपका एक टारगेट, एक गोल था कि ये मुझे बनना है, ऐसा कुछ? शुरू से ही हम लोग सोशल वर्क में बहुत वो रहते थे, एक्टिव रहते थे। यूनिवर्सिटी समय से भी लोगों की मदद करना, तो लाभ ही किया गया था। नहीं कुछ होता हम लोग वकील बन सकते थे, अगर नहीं कुछ होता तो वकालत करते। और कंपटीशन देने का था तो ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हुआ भी। तो यदि सोशल वर्क किया जाता, वकालत किया जाता। अच्छा, आपके फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई पुलिस में पहले था? नहीं, मेरे परिवार में कोई पुलिस में नहीं था। अच्छा, आप पहले हैं? मैं पहला हूँ। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आपको, आपके जो फादर है स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते थे। हाँ, मेरे तो पिता। आपका क्या है? मैं भी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि शुरू से रखता था, आज भी रखता हूँ। मैं तमाम बच्चों को पढ़ाने और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने का आज भी काम कर रहा हूँ। मैं वॉलीबॉल संघ का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा,
मतलब ये कह सकते हैं ना कि अगर डीके शाह अगर पुलिस विभाग में ना होते तो एक स्पोर्ट्समैन अच्छे बिल्कुल खिलाड़ी होते, होते। बिल्कुल होते, अच्छे खिलाड़ी थे भी। अच्छा। और स्पोर्ट्स में तो मेरा बहुत आज भी मन बहुत लगता है स्पोर्ट्स में। हम लोग एक अपनी महाराणा प्रताप के नाम से हम लोगों ने एक वॉलीबॉल एकेडमी यहाँ लखनऊ में संचालित हम लोग कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले के बच्चे यहाँ ट्रायल देते हैं। हम लोग उनको सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देने का, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को निःशुल्क हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। एक बात हमने सुनी है आपके बारे में कि हमें पता चला है कि आपको बचपन में ब्लड से बहुत डर लगता था देख के, फिर आप एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गए, मतलब बदमाशों अपराधियों को सीधा इनकाउंटर करना, ये कैसे हो गया मतलब? देखिए, जब जैसी परिस्थिति होती है, वैसे तो मैं स्टूडेंट था, इनोसेंट था, तो ब्लड से डर नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता था। फिर हम लोग जब नौकरी में आए, नौकरी में हम लोग समाज की पीड़ा देखी कि ये जो अपराधी लोग होते हैं कितना गलत करते हैं। निर्दोष लोगों को पैसे के लिए मारते हैं, बेटी बहन की इज्जत लूटने के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। तो मन में एक पीड़ा सी हुई। हम लोगों ने अपराधियों पर शुरू से कार्रवाई की, जेल भेजा। जिन अपराधियों ने पुलिस वालों को मारने की कोशिश की, उनको गोली चलाया। उनके खिलाफ हम लोगों की और पुलिस जन की जान माल की हिफाजत के लिए हम लोग उस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की। अच्छा, पहला एनकाउंटर आपका कब था और किस चीज़ को लेके था? तब उस दिन आपको ऐसा कुछ डर लगा था कि नहीं ये ऐसा एनकाउंटर हो गया, ये बहुत बड़ी बात है इससे? नहीं, मुझे डर एनकाउंटर से कभी नहीं लगता है, न लगेगा। हम डरते नहीं हैं, अपराधियों से कतई नहीं डरते हैं। और पहला एनकाउंटर कब किया, इतने एनकाउंटर हुए कि हमको याद भी नहीं है कि लगभग मैंने। कितने हो चुके हैं सर? बहुत सारी चीजें अब हमने ये जैसे रिसर्च की अनकाउंटेबल तो है, उसमें हम काउंट नहीं था एक प्रॉपर। कितना हुआ फिर भी? अनकाउंटेबल है, मैंने गिना नहीं है। वह बता रही आज, तो मैं गिन के फिर आपको बताऊंगा अलग से अच्छा, कि कितने नहीं कि एनकाउंटर कहीं कहीं लोग कहते हैं कि 50 प्लस हो गया है, कहीं हो 100 गया प्लस हो होगा। गया है, तो 50 प्लस तो हो गया होगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं, उम्मीद है कि आगे भी ये बढ़ता जाएगा नंबर। एक नहीं, कोई एनकाउंटर का वो थोड़ी ना होता कि एनकाउंटर करना, नहीं हम लोग सर, तो जिस पकड़। देखिए हम अपराध और ये सब चीजें होती रहती है, इसका कोई कह नहीं नहीं, सकते ना अपराध कब में भी क्या हम हो इनका, जाए। हम किसी को जान लेने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन कोई अगर हमारी जान लेना चाहता है, भीड़ भाड़ में है, फायरिंग करने लगता है, आम पब्लिक है, वो भी असुरक्षित हो जाती है। तो हमको पब्लिक को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है। तो हम कार्रवाई मिनिमम बल प्रयोग करके करना चाहते हैं। अब उसमें अगर अपराधियों को गोली लग गई या डेथ हो गई तो वो अलग बात है। लेकिन हम अच्छा कोशिश करते हैं कि उसको पकड़ लें, जिंदा पकड़ के जेल भेजें और न्यायपालिका से उसको सजा दिलवाएं। अच्छा, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है? क्योंकि ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है ना कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी होता है, अगर वो किसी भी बड़े अपराधी का या किसी भी अपराधी का एनकाउंटर करता है या उसमें फंसता है, तो उसको बहुत धमकियां भी मिलती हैं, बहुत बिल्कुल। जान की भी खतरा होता है। तो उसमें आपकी फैमिली का कितना सपोर्टिव है, या उनको कभी ऐसा धमकी मिली है, आपको जान से मारने की धमकी मिली कभी? बहुत बार ये सब होता रहता है, मैसेज आते जाते रहते हैं, इसका हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी शुरू से और आज तक हमेशा मेरा सपोर्ट की है मोरली। और विषम परिस्थितियों में भी मैं 3-3 महीने बाहर रहा, बच्चों को लेके हर चीज़, पूरे परिवार को चलाना, पूरा समझिए घर का हर चीज़ या परिवार समाज का देखना, वही करती रही हैं। तो इससे मुझको बहुत बल मिलता है। अच्छा, मतलब फैमिली पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल सपोर्ट है। अच्छा, अगर सर आपके काम को लेके बात करी जाए तो ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ हो जो आपके द्वारा हुआ हो कि आपको हमेशा याद रहे कि ये बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब जो हमेशा के लिए आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एनकाउंटर हुए, बड़े बड़े बदमाशों के एनकाउंटर हुए। और बदमाश का करीब करीब सब एक ही जैसे होता है। उनको अपराध करना होता है, अपराध से जनता में भय पैदा करना होता है। सब अपराधी एक ही तरह के होते हैं। अच्छा सर, जैसे कोई भी घटना हुई, चाहे वो चोरी को लेकर हो गई, कुछ भी हुआ, तो हमेशा ये सुनने को मिलता है कि पुलिस सबसे देर में पहुंचती है। ये एक टैग मिला हुआ है कि पुलिस तो सबसे लेट में आएगी। आपको लगता है कि ये टैग हटेगा कभी, या इसमें कोई सुधार करने की ये जरूरत है? टैग गलत है। पुलिस पर आरोप लगाना बहुत आसान है। पुलिस कोई दूसरे जोन से बन के नहीं आई, दूसरी दुनिया की नहीं। आप ही का भाई, आप ही का दोस्त, आप ही का पिता पुलिस में है। आप पुलिस की
परिस्थिति को समझिए, 24 घंटा पुलिस काम करती है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, दिन हो या रात हो, कोई समय नहीं है। आप बताइए कभी कोई ऐसा समय हुआ है जिसमें पुलिस का ये हो कि फिक्स हो कि इस टाइम नहीं जाएगी या इस टाइम जाएगी? 24 घंटे पुलिस जनता के लिए काम करती है। पुलिस सपना तो देख नहीं रही है। पुलिस के पास सूचना आती है तो जाने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे लग ही जाते हैं। जी, जी। तो लोग कहते हैं विलम्ब हो गया। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी डायल 100, 112, 108 एम्बुलेंस सारी सुविधा दी है। आप 112 फ़ोन करो, 5 से 10 मिनट में ना पहुँचे, आप बताओ, देखिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। तो जैसे अब कि ऐसा नहीं है, पहले था, संचार माध्यम नहीं थे, वायरलेस से चलाते, आदमी सूचना देता था, तो सूचना पहुँच पाए, ना पहुँच पाए तो बात अलग है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्विक रिस्पांस पुलिस दे रही है, पहुँच रही है और निराकरण कर रही है, अपराध पर अंकुश लगा रही है। जैसा कि आपने बोला कि सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करी है जनता के लिए, तो जैसे योगी सरकार में कहने को मिलता है कि बहू बेटियां बहुत सुरक्षित है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सच में ऐसा है या पिछली सरकार में ज़्यादा अच्छा था? जैसे बात करें यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले रही थी। उनकी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित था कि बीजेपी योगी जी की सरकार में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है इस समय, और आम आदमी ये बात आपको बताएगा। मैं तो एक पुलिस अधिकारी हूँ, मैं किसी सरकार, किसी के विषय में नहीं, लेकिन आम आदमी बताएगा कि इस समय भयमुक्त है, बहू बेटियां सुरक्षित हैं, कोई नहीं, इस तरह। जैसे सुविधाओं की बात करी जाए तो बिल्कुल सुविधाएं बढ़ती गई हैं। 112 सर और ये 108 ये सब अखिलेश यादव की दी हुई है। हाँ, तो ये सब की अगर बात करी जाए तो देखिए तो सुविधाएं तो उधरी से सरकार, मिली हैं, तो उनकी ज़्यादा सही था कि अब ज़्यादा सही है? देखिए सुविधाओं से और क्रियान्वयन से इस समय पुलिस अधिकारी कोई किसी चीज़ में हीला-हवाली नहीं कर सकते। तुरंत जो है आपको रिस्पॉन्स देंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, और ये क्रमशः सुधार, धीरे-धीरे क्रमशः सुधार हो रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पहले की सरकार में आपराधिक मामले कम हुए हैं या अब की सरकार में बढ़े ला हैं या ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, इस ऐसा कुछ? सरकार में या इस समय आप कह लो, अपराध पर अंकुश लगा है, अपराध में भारी कमी आई है। अच्छा, मतलब अब इस सरकार में ज़्यादा कम हुआ है। काफ़ी अपराध में सर, कमी। हम लोग बहुत तरह देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ पुलिस को लेके हो गया या उनके विभाग को लेकर, और बहुत सारी वीडियो वायरल होती है। कभी किसी कोई पुलिस नशे के धुत की हालत में रोड पे है, और कभी किसी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। आए दिन ऐसी वीडियो सर, क्या सर इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आए दिन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और पुलिस की लापरवाही सामने आती है। इसको आपको लेकर क्या मतलब? देखिए, ये केवल पुलिस विभाग के लिए नहीं है, हर विभाग में पकड़े जा रहे हैं लोग, और ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ मतलब ये कहा जा सके कि नहीं ये विभाग इन्वॉल्व है। नहीं, जो इन्वॉल्व है या जो करप्शन इन्वॉल्व है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, एकदम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सजा मिल रही है उनको। अच्छा, बहुत सारे आपराधिक मामले होते हैं या आपके द्वारा कोई भी एनकाउंटर होते हैं जो बहुत मुद्दा भी बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं, या अगर पार्टियों राजनीति की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, उस पर क्या कहना है? क्या वो सही होते हैं? अब ये सबका अपना-अपना नज़रिया है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, डीके शाही सर, आपको क्या राजनीति में क्या है, इंटरेस्ट है कि नहीं है? नहीं, राजनीति में हमारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ। आने ना वाले समय में या भविष्य में अगर बात की जाए राजनीति की, अगर आपको मौका मिलता है तो सर, एक एज्यूम कर लेते हैं, अगर आपको मौका मिलता है, कोई भी पार्टी अगर आपको ज्वाइन करने के लिए कहती है या मौका मिलता है कोई पार्टी ज्वाइन करने का, अच्छा पद भी मिलता है, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे और कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे अगर होता है तो? पहली बात तो मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अच्छा। भविष्य में भी राजनीति नहीं करूँगा। मैं स्पोर्ट्स, एजुकेशन और सर, पुलिस विभाग में भी आप जनता की सेवा करेंगे, उसमें भी जनता का सेवा ही करने का मौका मिलेगा फिर? नहीं, तो दूसरे तरह का सेवा है। मैं जो करना चाहता हूँ, खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा में आम गरीब लोगों का मैं सहयोग करना चाहता हूँ। जो भी है मेरी क्षमता है, जितनी भी क्षमता है, मैं स्पोर्ट्स, एजुकेशन और हेल्थ में लोगों की, गरीब लोगों की मदद करूँगा। राजनीति में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बिना राजनीति किए भी आम आदमी, गरीब आदमी, असहाय आदमी की मदद की जा सकती है, मैं वही करूँगा। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि इस सरकार में अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगते हैं कि ये सरकार जो है अभी पक्ष में है। बीजेपी की बात करें, विपक्ष कहती है कि सरकार पुलिस द्वारा
जातिवाद करवाती है, जाति देखकर एनकाउंटर करवाती है या उसको पकड़ती है, ऐसा कुछ है? इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना। अच्छा सर आज के युवा जो बहुत सारे लोग पुलिस की तैयारी करते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं फिर कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए पुलिस जी। में, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है या चीटिंग का भी हो जाता है, तो इसमें इस चीज़ पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, परीक्षा रद्द कर दी क्या जाती है इसमें तो सरकार की लापरवाही है या फिर उससे नीचे जो अधिकारी होते हैं नहीं, उनकी? ना सरकार की लापरवाही है, ना अधिकारी की लापरवाही है। क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक वो होता है परीक्षा का। इसमें कहीं से मान लीजिए कहीं पेपर छपता है या कहीं कोई सेंटर वाला मिल गया, कहीं से लीक आउट कर दिया, तो सरकार उस परीक्षा को निरस्त करती है, तो इसका मतलब सरकार पारदर्शी परीक्षा चाहती है। क्योंकि लीक हो गया तो पढ़ने वाले बच्चों का ही तो नुकसान होगा उससे। तो गवर्नमेंट अगर निरस्त करती है, दोबारा फिर परीक्षा कराती है, तो इसके मतलब उसकी मंशा साफ है कि हम जो परीक्षा कराएँगे, जो योग्य बच्चे हैं, उनके नौकरी कराएँगे और दोबारा बहुत बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट पर, फिर एग्ज़ाम कराना, तमाम खर्चे आते हैं। लेकिन सरकार अगर निरस्त करके दोबारा कराती है, तो बच्चों के हित में कराती देखिए है। सर एक नहीं बहुत सारे अभी पिछले साल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स जो सो पेपर लीक हुए हैं हाँ, इसी सरकार में हुए हैं, ऐसा क्या? तो तो ये आम एक तरफ आदमी ही से तो निरस्त परीक्षा पेपर आउट कौन करा रहा है? आप ये देखिए ना, पुलिस का आदमी थोड़ी करा रहा है या सरकार का आदमी नहीं करा रहा है। आम परीक्षार्थी, आम उसमें लोग, तो ये भी कोई होता भी है ना कि करा सकता है। अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। नहीं, तमाम जाँचें हुई हैं, देखिए अधिकारी, हाँ, अब ज़िम्मेदारी तय होती है, शामिल नहीं होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी तय होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? आपको पोस्ट किया गया है, तो क्यों हुआ? कैसे आउट हुआ? आपको देखना चाहिए। तो वो लापरवाही मानी जाती है, शामिल नहीं होते, उनकी लापरवाही को उनको निलंबित किया जाता है, जाँच की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लापरवाही होता है। शामिल होना मतलब आर्थिक या भौतिक या किसी लाभ के लिए उसमें शामिल होना, तो शामिल नहीं होता। आपके हिसाब से अगर इस चीज़ में सुधार करना हो किस तरीके से सुधार किया जा सकता है कि ऐसा कोई मामला अब ना आए कि कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जो इतनी साल भर मेहनत करते हैं इसके लिए, पढ़ाई करते हैं दिन रात सब कुछ छोड़ के, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, सही कह रही हैं आप। उनके भविष्य का कितना इसके नुकसान लिए होता है। अभी देखिए, दंड जो पहले था कम था, अब दंड बढ़ा दिया, कड़ा कानून का प्रावधान हो गया है। अब इसमें सज़ा भी बढ़ा दी गई, आजीवन कारावास तक कर दी। अब इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत सारे नेता भी इसमें शामिल होने की बात आती है। बहुत सारे नेताओं पे ये भी लगता है कि जैसे अगर अपराधों की बात करें, ऐसा कोई आपके सामने केस आया है जिसमें कोई नेता गुनहगार हो? क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आते हैं कि रेप केस हो गया जिसमें कोई बीजेपी का नेता हो या सपा का नेता हो, ये कोई तो भी नेता हो, इस तो तरह की उस पे बहुत आप घट कैसे कैसे हैंडल करते हो उसको? कैसे जैसे लेते आम हैं? आदमी के साथ हुए सब, उनके साथ भी वैसे हैंडल करते हैं। नहीं सर, ऐसा भी होता है ना कि हमारे बहुत यहाँ सारे कोई लोग। अंतर नहीं होता है, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे टीचर हो, सबके साथ समान व्यवहार किया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है जो शायद सबका ही एक होगा, सबका नॉर्मल क्वेश्चन होता है, नेता नेता जो होते हैं या कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा लोग हो गया, अगर वो किसी केस में फंसता है तो कहा जाता है कि पुलिस उसको अच्छी ट्रीटमेंट देती है या उसको अच्छा जेल के, अगर वो जेल में भी रहता है तो उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। देखिए, जेल के बाइलाज हैं, पुलिस का और जेल का अलग-अलग संगठन है। जेल में पुलिस की कुछ नहीं चलती है, वहाँ जेल का अपना वो होता है और जेल मैनुअल के हिसाब से जो सुविधाएँ होती है, जेलर लोग देते हैं। जहाँ जेल मैनुअल का उल्लंघन होता है, वहाँ वो निलंबित होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उनको? एकदम नहीं मिलता है, देना भी नहीं चाहिए, अगर देता है तो ज़िम्मेदार होता है और लेकिन जाँच सर होती है। ये तो होता है ना कि उनको तुरंत बेल मिल जाती है, छूट भी जाते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये तो जुडिशरी का डिसीजन है। देखिए, तमाम नेता जेल में भी पड़े हुए हैं, बड़े-बड़े सिटिंग विधायक, सिटिंग मिनिस्टर जेल में हैं, आज भी हैं, तो अगर मिलता तो वो ना छूट जाते। बहुत सारे नेताओं के अगर बच्चों की बात करें तो अगर उनसे कुछ भी हो जाता है अपराध, अगर उनको पुलिस पकड़ती है तो वो ये कह के धमकी देते हैं कि अरे हम इस नेता के हैं, बेटे हैं, ये हमारे पिताजी ये हैं। तो ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले, ये होता भी है सर, रियलिटी है कि बहुत सारे पुलिस वाले डर भी जाते हैं या फिर वो नहीं पकड़ते उनको। नहीं, वो समय गया, अब कोई भी है, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ जो है मीडिया पे आ जा रहा है, कोई चीज़ छुप नहीं सकता, कोई नेता हो, कोई ऑफिसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, अगर अपराध करेगा तो कार्रवाई होनी तय है, रुक नहीं सकता। अच्छा क्या कहते हैं, ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ है
जो क्या कहते हैं, आपको लगता है कि वो गलत तरीके से दिखाया गया है या आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, मीडिया की तरफ से हो गया या पॉलिटिक्स की तरफ से हो गया, ऐसा कोई एनकाउंटर? नहीं, तमाम बार ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हम लोगों के लिए। हम लोग अपना काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ईश्वर को साक्षी मान के ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बाकी कौन क्या कहता है, उसका अपना मत है। अभी हाल ही में हमारे ही लाइन के पत्रकार जो थे, पत्रकार मुकेश, आपने सुना होगा, उनकी हत्या कर दी गई थी। हुँ, तो वो क्या कहते हैं, बिल्डर ही थे आरजे जिन्होंने अपने आरजे, हाँ, तो उन पर अभी कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई है, नहीं उसमें क्यों? क्या? वो अरेस्ट हो गए, सर, जेल गए? नहीं, नहीं सर, उसमें ये कहा गया ना कि बहुत सारे नेता हैं, उसमें बहुत सारे उनके बड़े-बड़े नाम, उनको ये भी कहा उसमें गया कि जाँच हम हो तो रही है, हाँ, उसमें जाँच हो रही है और भी जो भी नाम आएँगे, सब सलाखों के पीछे जाएँगे, कोई बचने वाला नहीं। जिसके खिलाफ भी एविडेंस मिलेगा, वो जेल जाएगा। अच्छा। कार्रवाई हो रही तो है। मतलब यूपी की सरकार में जो कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस वाली है, ऐसा सच में हो रहा है? एकदम 100% हो रहा है अपराधियों के प्रति, कोई ढिलाई नहीं, कोई मरुवत नहीं। सर, अभी हाल ही में महाकुंभ शुरू हुआ है। महाकुंभ को लेकर जैसे 144 साल बाद महाकुंभ आया है और सबसे बड़ा बजट इस बार महाकुंभ में लगाया गया है और योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत सुरक्षा व्यवस्था, हर तरह की से सुविधाएँ हैं। लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव का कहना है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कोई भी सुरक्षा वहाँ नहीं दी गई है। अभी हाल ही में वहाँ पे आग भी लग गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या सच में देखिए, ऐसा है? महाकुंभ में चप्पे-चप्पे पुलिस लगी है, बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा है, कोई अप्रिय और आग तो शॉर्ट सर्किट से लग गया था, उसको कौन रोक सकता है? लेकिन आप ये देखो, कोई जनहानि नहीं हुई, तत्काल आग पर काबू पाया गया। इससे लगता है कि महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, जान-माल को क्षति पहुँच सकती थी। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और बहुत बड़ा ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन और इतने बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो उस पर सुरक्षा पर उँगली उठाना उचित नहीं लगता मुझे। अच्छा, आप अभी वहाँ गए हैं? महाकुंभ में गए हैं अभी सर? हम गए भी हैं और फिर जाने वाले हैं हम। अभी सर क्या कहते हैं, बहुत सारे युवा हैं जो इस समय जो तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट की हो गई या फिर पुलिस की हो गई, पुलिस भर्ती को लेकर हो गई। तो वो तैयारी तो करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह से तैयारी, जो आप ही की तरह आगे नेक्स्ट डीके शाही बन सके? देखिए, तैयारी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है और कोई ज़रूरी नहीं है सरकारी हम नौकरी पा जाएँगे, तभी कुछ कर सकते हैं। तमाम लोग हैं हम लोग साथ के जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठेका कर रहे हैं अन्य प्रोफ़ेशन में हैं, खुशहाल हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, हर तरह से मुझसे संपन्न हैं। तो ये थोड़ी ना कोई ज़रूरी है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस नहीं बने तो डिप्रेशन में जाएँ। इसके लिए बच्चों को, उनके गार्जियन को मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो बिज़नेस करो। बिज़नेस में तो कोई वो दिक्कत है नहीं। छोटे बिज़नेस से शुरू करो, बड़े-बड़े जितने बिज़नेसमैन हुए, आप देखिए ना, कितना ज़मीन से उठ के और अंबानी जी को आप देखिए, कितना नीचे से उठ के कहाँ पहुँचे हैं। तो कोई भी कर सकता है, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। केवल सोचने से नहीं होता, आप सोचिए तो उसको करिए, मेहनत करिए। आप 2 साल, 3 साल में स्टैंड कर जाएँगे, एस्टेब्लिश कर जाएँगे। केवल कोई ये थोड़ी नहीं कि हम आईआईटी की तैयारी करें, आईआईटी में नहीं हुआ तो हम कोई गलत कदम उठा लें। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटोर या आपका रहा है जिसने हमेशा आपको क्या प्रेरणा दी हो या आपको हमेशा सीख दी हो, ऐसा कोई? हमारे माता-पिता ही हमारे मेंटर रहे हैं। उन्होंने हमको अपने सीमित संसाधनों में प्रयागराज भेजा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, गाँव से मैं निकल गया, पढ़ा और हम कभी उन्होंने नहीं कहा कि जल्दी सिलेक्शन पा जाओ, ये कर लो, कभी नहीं हमारे ऊपर दबाव बनाया। अच्छा, हम इस सरकार की बात करें तो इस सरकार में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। जैसे एयरपोर्ट की बात करें, वो अडानी जी को दे दी गई है। क्या ये सही है? अभी ये उनका विषय है, वो किस अपने प्लान्स के तहत क्या कर रहे हैं, सर इसमें हम ऐसे लोग क्या तो ना। सर ऐसे तो अग्निवीर योजना जो आई है, जिसमें देखा जाए युवा जो आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर भर्ती भी होते हैं, फिर लेकिन एक वो समय सीमा तक, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद उनका भविष्य क्या ही रह जाता है सर? क्या ये सही है? अग्निवीर योजना आपके हिसाब से सही है या गलत? अच्छा, अग्निवीर योजना में अगर नहीं होते तो उनका भविष्य क्या होता? भाई 4 साल सैलरी मिल रही है, फिर कुछ गवर्नमेंट पैसे दे रही है, उससे अपना उद्यम भी कर सकता है और गवर्नमेंट तमाम 10%, 20%, 30% अन्य विभागों में मर्जर का भी चल रहा है, तो तमाम उसमें योजनाएँ, हर चीज़ पूरा पहले उसको जानिए, कि उसमें क्या-क्या गवर्नमेंट कर रही है। केवल विरोध करने से किसी चीज़ का वो नहीं होता है।
तो आपके हिसाब से काफ़ी लोगों मतलब को अग्निवीर योजना कुछ सही है? समय के लिए रोज़गार मिल जा रहा है, फिर कुछ पैसे मिल रहे हैं, फिर अन्य विभागों में, बैंक में, शिक्षा में, सब में एडजस्ट किया जा रहा है। धीरे-धीरे सब वो सही हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई ऐसा वो उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ हो जिसमें कोई भी मुठभेड़ हुई हो, तो ऐसा कोई अपराधी जो आप पे भारी पड़ गया हो या आपको कभी नहीं, लगा हो चोट या कोई गोली-वोली हाँ, लगी है, ऐसा कुछ हाँ, कोई? मुझे गोली लगी थी। हुँ, सोनू तोमर, मोनू चौहान 2 अपराधी थे ग्वालियर के। अच्छा, कई हत्याओं में वांछित थे और ज़बरदस्त मुठभेड़ लखनऊ में हुई थी, जिसमें मुझे भी गोली लगी थी। मैं भी केजीएमसी में करीब 6-7 दिन एडमिट रहा। ईश्वर के उससे आशीर्वाद से हम लोग बच गए। तो उसमें 2 बदमाश मारे गए थे, सोनू तोमर और मोनू चौहान, जो ग्वालियर के रहने वाले थे। अच्छा। आपके इस प्रोफ़ेशन में अगर पुलिस विभाग की बात करें तो डिसिप्लिन और मेंटल स्टेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे विभाग के लिए और आदमी को उतना ही मानसिक और शारीरिक रूप दोनों फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में कहीं कॉम्बिनेशन खराब हुआ तो पुलिस की नौकरी बखूबी नहीं कर सकते। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों तरीके से, दोनों में आपको एकदम फिट परफेक्ट रहना होगा और डिसिप्लिन तो नींव है हमारी एकदम। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो जैसे आपने बताया डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे बहुत सारी केसेस भी तो आते हैं, कोई पुलिस गाली-गलौज कर रहा हो, किसी महिला के साथ अभद्रता कर रहा हो या बहुत सारी महिलाओं या लड़कियों की सुनी नहीं जाती। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें उनकी सुनवाई नहीं होती, केस ही नहीं दर्ज करते हैं। तो वो उस टाइम वो डिसिप्लिन कहाँ चली जाती है? देखिए, हो सकता है तमाम मजबूरियाँ होती हैं और सुनवाई होती है जहाँ ऐसा शिकायत कई हमारे यहाँ वो बना है कि इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा, सीओ हैं, सीओ साहब हैं, फिर एडिशनल साहब हैं, कप्तान हैं, डीआई साहब हैं, आईजी साहब हैं, कहीं न कहीं तो सुन ही जाए। ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर तक कहीं ना सुना जाए और जहाँ नहीं सुना जाता है और कोई वारदात होती है, तो उसकी जवाबदेही तय करके उसको दंडित भी करते हैं लोग। लेकिन सर फिर भी बहुत अगर सारे गलत कार्रवाई कर दिया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है विभागीय। तमाम लोग जेल में हैं पुलिस के, तमाम लोग सस्पेंड निलंबित चल रहे हैं। आप देखिए लिस्ट माँगी हज़ारों की संख्या है, तो बहुत बड़ा संगठन है। कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो जिसको मतलब ठीक किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है। रिश्वतखोरी की अगर बात करें सर और भ्रष्टाचार की बात करें, ये अभी तो ऐसा लगता है जैसे आम हो गया है। रिश्वतखोरी हर कोई, सिर्फ पुलिस विभाग की बात नहीं कर रहे हम, हर विभाग में रिश्वतखोरी होती ही है। आज के टाइम पे अगर कोई भी काम करवाते हैं, लोग रिश्वत देते हैं या कहीं से पकड़े जाते हैं या वीडियो भी वायरल हो जाती है। तो आपके हिसाब से इसके लिए क्या कानून व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है या ऐसे कौन से कानून व्यवस्था लाने चाहिए या ऐसे कौन सी योजना बनानी चाहिए जिससे ये कम हो सके? देखिए, इसके लिए हमको आपको खुद आत्ममंथन करना होगा। किसी कानून से किसी चीज़ को एकदम से अलग नहीं किया ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमको आपको हम रिश्वत देते हैं तब तो अगला रिश्वत लेता है। हम क्यों देते हैं रिश्वत? लेकिन कोई-कोई सर अधिकारी तो सामने से माँगते हैं ना सर, वो तो रिश्वत माँगता लिए है तो बिना करते ही नहीं है फिर। नहीं देता तो कार्रवाई होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के ज़माने में कैसे हो सकता है? तमाम स्टिंग हो रहे हैं, सर तमाम हो अगर रहे हैं। बहुत सारे जैसे जिनके जो मीडिया के सामने आ सके या जो जिनका पता चल सके, उनका तो हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन जिनका नहीं पता चलता अंदर ही अंदर बहुत सारे अधिकारी लेके काम कर देते हैं, उनका क्या? तो इसमें तो लेने-देने दोनों गलती है ना, उसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए कुछ नहीं कर लेकिन सकते। सामने जब वाला तो देने वाला अगर जाके चोरी से दे देता है, तो हम आप भगवान तो है नहीं जान नहीं, जाएँगे। अगर सर अगर मान लीजिए मेरे को अगर कोई काम करवाना है और तो सामने काम वाला अधिकारी कोई मैं कह रही हूँ मेरे लिए वो करना है, वो सामने वाला अधिकारी बिना रिश्वत लिए नहीं करेगा और मुझे है वो काम करवाना है, मजबूरी है और मेरी मजबूरी हो जाती है मुझे उसको रिश्वत देना हो, तो इसमें गलती किसकी होती है? सही काम के लिए पहली बात तो रिश्वत देना नहीं पड़ता। अगर गलत काम के लिए लोग रिश्वत देते हैं, जाँच होती है, विंग बने हैं, इसीलिए तो बनी है सीबीआई बनी है, एंटी करप्शन बनी है, ईडी बनी है। उनके खिलाफ आप नहीं देखती हैं बड़े-बड़े धनकुबेर पैसा लिए लोग जेल नहीं जा रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही है। अभी देखिए लगातार पेपर में आ रहा है, अभी झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी, महाराष्ट्र में, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, पैसे सीज हो रहे हैं, गैंगस्टर लग रहा है, जेल जा रहे हैं, सब जब्त हो रहा है। अच्छा, जहाँ बात आती है पुलिस वालों की तो कहीं-कहीं ये भी होता है कि पुलिस महिलाओं या युवाओं की के प्रति बहुत थोड़ा कठोर आ जाता है व्यवहार। जैसे अभी बिहार की बात करें, बिहार में भी धरना प्रदर्शन हो प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट का, जो पेपर को बदलवाने को लेके, तो उसमें पुलिस बहुत सख्ती बरत रही थी, बहुत सारे पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को बहुत मारा। देखिए, स्टूडेंट भी तमाम एक तो सर शांतिपूर्ण वो तो होता है प्रोटेस्ट प्रशासन, करना है ना, तो उन पे ज़रूरी है आप लेकिन स्टूडेंट नहीं, हमको बल लाठीचार्ज प्रयोग नहीं करो। नहीं, नहीं, बल प्रयोग तब होता है, जब स्टूडेंट उग्र होते हैं।
जैसे बस जलाना, घर जलाना, रोड जलाना। हम लोग भी छात्र रहे हैं, हम लोग जानते हैं छात्र आंदोलन का। जब उग्र होता है तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है ताकि सर उनको लेकिन तितर-बितर किया जा सके। लेकिन सर वो हल्का नहीं, वहाँ तो जो जेंट्स पुलिस थे, पुलिस वहाँ कोई महिला भी नहीं थी, वहाँ पे लड़कियों के ऊपर स्टूडेंट्स जो महिलाएं थी उनको लाठीचार्ज किया, जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। अब उसके विषय में हम नहीं कुछ कह सकते, अब तो उनका सर था ये क्या तो था। पुलिस विभाग में आता है, क्या ये सही है करना, नहीं, देखिए या ऊपर से प्रेशर होता है ऐसा कोई कुछ? प्रेशर नहीं होता। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार है कि स्थिति को नियंत्रण किया सके, अप्रिय वारदात ना हो, खून खराब ना हो, आगजनी ना हो। इसके लिए बल प्रयोग बिल्कुल जरूरी है, ऐसी नहीं चीजों को आवश्यक लेके बल प्रयोग होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को लेके जैसे बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां फर्जी बता देती है, या वो कहती है कि सरकार पुलिस को चला रही है, ऐसा अपने का इशारों पे चला रही है, ऐसा कुछ? ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं इसका। अब ये अपना अपना नज़रिया होता, कौन किसके विषय में क्या कहता है। बाकी पुलिस अपना काम करती है, हर आदमी अपना काम करता है। सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई हैं, कुछ बुराई हैं। समाज इसी में चलता है। तो पुलिस विभाग भी है, इसमें भी कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं। तो जो बुरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेके कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, या बेटियों बहुओं की सुरक्षा बहुत होती है। तो आपके हिसाब से इस चीज़ पे अमल हो रहा है, या और सुधार होने की ज़रूरत है, या यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और अच्छी बनाने की ज़रूरत है? यूपी में लगातार प्रयास सुधार के चल रहे हैं, अपराध पर अंकुश लग रहा है। और आम आदमी से आप खुद पत्रकार हो, आप पूछ सकती हैं कि पहले में अब में क्या अंतर है। अभी भी जो सुधार की गुंजाइश है उसके लिए योजनाएं बन रही हैं, भविष्य में और भी सुधार किया जाएगा। सर बीजेपी में बुलडोज़र जो चलाया जाता है, बहुत सारे लोगों का घर गिरा दिया जाता है, वो कहाँ तक सही वो है? सब कानून के तहत किया जाता है। अच्छा, तो मतलब क्या ये वैलिड है, सही है? बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं सर, अकबर नगर की बात करें तो कितने सारे लोग कहाँ कितने साल से वहाँ रह रहे थे, उन सबका घर तोड़ दिया गया। तो आप क्या जो आपके हिसाब से वो सही था? क्योंकि उनको या तो नोटिस पीरियड मिलता है, या मुआवजा मिलता है, या उनको कई सरकार की जो तरफ से सुविधाएं मिलती हैं। आपको वहाँ बसने के पहले भी तो सोचना चाहिए, हम गलत जगह क्यों बस रहे हैं। हम क्यों नहीं ज़मीन की जांच कर रहे हैं, कैसी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर आप बस ही क्यों रहे हैं, नजूल पर बस ही क्यों रहे हैं। आप उसमें नहीं सोचते हैं, और जब गिरता है तो सोचने लगते हैं। गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट लेगी, आप क्यों गवर्नमेंट की ज़मीन। हम आपका घर कैसे, हम आपकी ज़मीन कैसे ले सकते हैं। अगर सरकार की ज़मीन है तो अनाथालय कहाँ बनेगा, स्कूल कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा, ये भी तो गवर्नमेंट कहाँ से लेकिन सर लाएगी। वो भी तो जनता है ना, अगर वो वहां से उनको हटाते हैं, मान लीजिए वो क्यों सरकार की जमीन है, उनको वहां से हटाते, तो उनको रहने के लिए फिर वो कहाँ क्यों जाएगी? दें, क्यों दें, क्यों फ्री कर दें। आप बताइए क्यों फ्री कर दें। तो आपके हिसाब से मतलब वो बिल्कुल सही है। कभी भी गलत ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, चारागाह पर, तालाब पर आप अतिक्रमण मत करिए, रोड पर घर मत बनाइए। तो जैसा बुलडोजर जो चलाया जाता है वो सही है? बिल्कुल कानून के तहत चला जाता है। अब तो कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है, फिर कहाँ भी मना कर दिया, लेकिन परमिशन। बुलडोजर हमेशा चलते रहते। अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें सब्जी मंडी लगी थी और बहुत सारी सब्जियों को रौंद दिया गया था तो बुलडोजर आप से। बताइए, सब्जी मंडी आपके रास्ते तो में सर ये सब्जी नुकसान नहीं है, उन लोग का नुकसान नहीं हो रहा है नहीं, बहुत उनको सारे? बार बार नोटिस दिया जा रहा है, नहीं हटा रहे, क्या करें। नहीं सर, उस वहाँ की जनता से हमने बात बड़ी की थी, तो नहीं, उनको लोकल जनता को तो ठीक है, बगल में सब्जी वहाँ की लोकल जनता ही थी जो वहाँ पे सब्जी मंडी लगाती थी, उन्होंने उनका ये कहना था कि हमें क्या कहते हैं, पहले से बता दिया जाता, कम से कम थोड़ा टाइम मोहलत दी जाती ताकि हम अपनी सब्जियों को हटा लिए जाते, हमारी रोजी रोटी पर ऐसे वो बुलडोजर गलत चला कह दिया रहे जाएगा। हैं। रोजी रोटी किसी रास्ते में रोक के नहीं आप अपना चला सकती हैं, उसके लिए जगह बना है, हाट बने हैं, बाजार बने हैं, थोड़ा 10 कदम दूर जाना पड़ता है। आप चले जाइए यहीं टेढ़ी पुलिया मुंशी पुलिया, अब देखिए रोड पर कितना लोग बार बार हटाने के बाद, पुलिस के समझाने के बाद लोग करते हैं। अभी आप यहीं क्रॉसिंग पर देखिए, हैनीमैन पर कितना बड़ा जाम लगता था पूरा हर जगह। तो जहाँ जो चीज़ बना है वहाँ करिए ना। एम्बुलेंस फंस जाएगा, मरीज मर जाएगा जाम में इस अतिक्रमण की वजह से। तो किसी की रोजी रोटी को कोई ये नहीं जो डिस्टर्ब करेगा। अतिक्रमण जो बुलडोजर चलाने वाला काम है वो सही है? नहीं, बुलडोजर नियम के तहत, कानून के तहत चलता है, उसको नोटिस दिया जाता है, सरकार तो समझा कहती है दो। डबल इंजन की सरकार है, चल तो रही है, वो सरकार और से बात जो नहीं भी है, बात बुलडोजर सरकार चलाया है। जाता है। बुलडोजर जो भी चलाया था उनको नोटिस दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नियम से कार्रवाई की जाए, तो नियम से ही कार्रवाई हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि नियम का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे। तो जैसा कि आप जो कह रहे हैं ये सही है,
तो ऐसे अखिलेश यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि पुलिस सरकार के एजेंडे को ही पूरा कर रही है, उन्हीं के जैसा काम कर रही है। क्या ये सही है? इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आपने बोला ना कि बुलडोजर चलाना, इनको हटाना सही है, नहीं, तो मैं विपक्ष जो सवाल उठा मैं रहा है? नहीं, विपक्ष से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही है। सर, पुलिस उसको कहूँ, हटाने के और वो भी सब मेरा तरीके तो हो सकते हैं ना। मेरा वो विषय जरूरी नहीं है है। उनको नुकसान करके या उनका पूरा तोड़ के ही करना, ये जरूरी है? नहीं, और कोई उपाय नहीं है। बार बार समझाने के बाद, नोटिस देने के बाद, अगर सरकारी ज़मीन नहीं खाली होता है, अतिक्रमण नहीं हटता है, तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है, कानून ने जो अधिकार दिए हैं, उसका प्रयोग पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो सर, उसके बाद अगर उनको क्या मुआवजा मिलता है या सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती है या जो उनको? भी कानून है, उस कानून के तहत उनको मदद मिलती है। जो तोड़-फोड़ होता है, जो मर्सी के आधार पर, दया के आधार पर गवर्नमेंट देना होता है उनको, वो क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट देती है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कुछ पुलिस वाले सरकार के दबाव में रह के काम करते हैं या अधिकारियों के दबाव में रह के काम करते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमने हमने तो आज तक ऐसा कभी फ़ील नहीं किया कि पुलिस दबाव में काम करती है। मैंने कभी दबाव में काम नहीं किया, तो मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। नहीं सर, जैसे आपने कहा ना कि बुलडोज़र चलना चाहिए या फिर वो सही है, तो ये एक तरफ से यही लगता है ना कि सरकार जो कह रही है, वो पुलिस कर अरे, रही है। मैं कह तो रहा हूँ, जो कानून कह रहा है वो पुलिस कर रही है। आप देखिए, उसके लिए कानून बना है, सर, बुलडोज़र वाला काम तो कानून है। बीजेपी की तरफ से तो आया है ना? नहीं, वो आया, ये देखिए, इसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कानून के तहत है कि अगर अतिक्रमण है, घर रास्ते में बन गया है, मंदिर तो मस्जिद सर, रास्ते में बन ये गया। बुलडोज़र वाला, जैसे आपने बोला ना कि अतिक्रमण है, उन्होंने हड़प रखा है, ये पहले क्यों नहीं होता था? अब अभी वो तो योगी जी की सरकार में ही क्यों? तमाम चीज़ें पहले नहीं होती थी, अब होती हैं। तो ये तो तमाम जो सर, अब ये नहीं सब हो रही हैं, कानून में आगे आता है होंगी। ना सर, ये हाँ, सब अगर कानून में आता है तो सबका ये इम्प्लीमेंट, पहले भी तो हो सकता था। पहले भी घर पहले गिरते। इतनी इतनी सख्त क्यों नहीं थी अच्छा, पुलिस? एनएच बनता था, कितने घर गिराए थे बुलडोजर लगा के, जो रास्ते में बने थे, नहीं गिरते थे? तो तमाम मतलब पहले भी होता तमाम था। बिल्कुल होता था, पहले भी होता था, अब भी होता है। अब लोग जानने लगे हैं, पहले कम जानते थे। अब चूँकि प्रचार प्रसार का माध्यम बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, हर आदमी उसको जान रहा है। डीके शाही के अनुसार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का क्या मतलब है? एनकाउंटर मैं करता हूँ या बदमाश पकड़ता हूँ, तो ये स्पेशलिस्ट नाम मैंने नहीं, पता नहीं कहाँ से लोग इनका, मैं तो अपना काम करता हूँ, जो काम है, मैं तो बदमाश पकड़ के उसको सज़ा दिलाने का काम करता हूँ। अगर कहीं बदमाश द्वारा फायरिंग किया गया, तो आम आदमी और पुलिस वालों की जान माल की रक्षा के लिए हम लोग आवश्यक बल प्रयोग करते हैं। उसमें अगर अपराधी की डेथ हो जाती है, तो उस हिसाब से कार्रवाई होती है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा अभी तक सबसे मुश्किल कौन से अपराधी को पकड़ना रहा है या एक उसका एनकाउंटर जंगल करना? पार्टी का डकैत था रुदल, हम्म। जिसको कुशीनगर जटाहा में 2010 में जिसका एनकाउंटर हुआ था, वो बहुत कठिन टास्क था वो, फिर भी हो गया था। फिर भी हो गया। दूसरा एक दिलीप था, जो कई हत्या किया था, मुंबई में था, तो उसका मुंबई में एनकाउंटर हुआ था, वो भी टफ था। जैसा कि आपने बताया था कि आपको बहुत सारी धमकियां भी मिलती हैं, तो उस चीज़ को अपनी सेफ्टी के लिए आप कैसे हम सेफ रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम जहाँ जाते आते हैं देखते रहते हैं अपने अगल बगल, कैसा कौन क्या है। कोई भी अपराधी को पकड़ना हो या किसी को मतलब किसी अपराधी को पकड़ना हो या उसको मतलब उस केस को सॉल्व करना हो, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है? चैलेंजिंग ही रहता है, सोचा जाता है अपने हिसाब से, पर उस पर सबसे मेहनत बड़ा किया चैलेंज जाता है। इसमें क्या रहता है? सूचनाओं का, सूचना इकट्ठा करना, तो चैलेंज यही है। बहुत सारी ये होता है ना कि बहुत सारे अपराधियों पे इनाम भी घोषित कर दिए जाते हैं, और एक पुलिस विभाग के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। सूचना संकलन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको जेल भेजते हैं। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सीएम अभी तक कौन रहा है? बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, किसी का भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सर। नहीं, आपके हम हिसाब से कोई तो अच्छा होगा ना, जो नहीं, आपको अच्छा लगता हो कि वो अभी मेरा तक रहा विषय है। नहीं है। अच्छा, अगर आपको राहुल गांधी और अखिलेश में से किसी एक को चूज करना हो तो किसको चूज करेंगे? मैं किसी को नहीं चूज करूंगा। कि आपके हिसाब से कोई नहीं अच्छा है? नोटा, योगी जी? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा ना। योगी जी भी नहीं एक पसंद? ऑप्शन है ना, नोटा वाला। अच्छा, आपका कोई अच्छा मनपसंद या फिर कोई भी अच्छा नेता तो रहा होगा ना अभी तक? कोई भी पसंद हो नेता, अभी पहले के या प्रेजेंट टाइम में, कोई भी नेता? नेता सुभाष चंद्र बोस। आपको सबसे ज्यादा ईमानदार नेता कौन लगता है? अब मैं तो कभी कैलकुलेट नहीं किया कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड है इसका, न उस पर मैं ध्यान देता हूँ। अच्छा, जब भी कोई आपका किसी अपराधी को पकड़ना हो या कोई मुठभेड़ भी हो गया, तो आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें आपको ऐसा अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं आया।
कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ना होता है ना, पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ जाते कि उसने क्यों मारा ऐसे, या उनकी जिसका एनकाउंटर आपने किया हो उनके फैमिली वाले भी आपको बोलने लगे, ऐसा कोई सिचुएशन? वो तो फैमिली वाला बोलेगा ही। तो आपके कोई ऊपर आरोप? बदमाश या कोई बदमाश पकड़ा जाए, जेल भेजा जाए तो उसके परिवार वालों को खुशी थोड़ी ना होगी। इसका क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा, कोई फर्क नहीं ना। पड़ता। पुलिस विभाग में अभी कोई सुधार की आवश्यकता है? जो है नियम बन रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, उनकी संगोष्ठियां हो रही हैं, उनको बताया जा रहा है, उच्च अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, शासन द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, उस पर अमल हो रहा है। जो युवा हैं हमारे देश के, जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आने के लिए क्या कैसी तैयारी होनी चाहिए, या फिर कोई सलाह देना चाहते हो हमारे एक युवा ही को? है, पुलिस के जो मानदंड हैं फिजिकल, उसको पूरा करें और मेहनत से पढ़ाई करें, कंपटीशन दें, कंपटीशन बीट करें और आवें। इसके लिए उनको मेहनत की, पढ़ने की ज़रूरत है, साथ साथ फिजिकल तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि समाज को भी पुलिस को समझने की ज़रूरत है, उनके काम को समझने, जैसे आपने बोला पुलिस चौबीसों घंटे काम में लगी रहती है, तो उनको भी अपनी उनकी तरफ से भी कोई समझने की ज़रूरत है, या उनको थोड़ा सा? पुलिस इसी समाज का अंग है। पुलिस भी किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, ठीक? तो पुलिस और पब्लिक कोई अलग चीज़ नहीं है। पुलिस पब्लिक नाम दे दिए गए हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू। पुलिस को पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक को भी पुलिस वालों की समस्याओं को समझना चाहिए, उस अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, डीके शाही हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमसे बात की, चाहे वो पुलिस को लेकर हो गए, पुलिस व्यवस्था को लेकर हो गए, इसमें कैसे सुधार होनी चाहिए, या पुलिस व्यवस्था का काम क्या होता है, और युवाओं को कैसा रहना चाहिए, वो सब के बारे में बात करी। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसे देखते रहिए मिला।